ठीक, ये अपना लास्ट वीडियो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का कंटिन्यूएशन है। ठीक, और ये जो टॉपिक रहेगा ये उसी में आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मैग्नेटिज्म के बारे में फंडामेंटल सीखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो देखिए, और अगर मैग्नेटिक डाइपोल जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं तो उसके लिए हम अगले केस में क्या निकालने वाले हैं, फील्ड, यानी इस वीडियो में। ठीक, तो एक मैग्नेट ले लेते हैं, बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ। हम ये जानते हैं बार मैग्नेट में दोनों की जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दोनों में क्या होती है, सेम। ठीक, अगर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम हो और एक शॉर्ट सेपरेशन से दोनों पोल्स को सेपरेट किया गया हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका एक पर्टिकुलर डाइपोल मूवमेंट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल इनटू लेंथ बिटवीन द टू पोल्स। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया तो अब इस मैग्नेट के कारण हम वेरियस पॉइंट्स पे निकालना सीखेंगे क्या, फील्ड। वेरियस पॉइंट में हमारे पास दो जनरल पॉइंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट होगा पॉइंट ऑन द एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किया था, और सेकंड क्या रहेगा, पॉइंट ऑन द इक्वेटर। एक्सिस पॉइंट को क्या बोलोगे, एक्सियल पॉइंट, और पॉइंट ऑन इक्वेटर को क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में कैलकुलेट हुआ था एग्जैक्टली वही सेम कैलकुलेशन रहेगा, बस वहां चार्ज था, यहां क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहां पे क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल के लिए दो जो हमारे पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, दोनों पॉइंट पे हम क्या कैलकुलेट करके देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो काम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेशन देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का। ठीक, एक्सियल पॉइंट है और ये जो भी डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, कहां से मेजर किया जा रहा है, जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है उसके सेंटर से। ठीक, तो अब फील्ड मेजर करने के लिए हम यहां क्या डालेंगे, एक टेस्ट मैग्नेटिक पोल, कितने स्ट्रेंथ का, नॉर्थ पोल होगा ये 1 स्ट्रेंथ का, n बराबर कितना, 1। यहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना ले रहे हैं, 1। ठीक, अब हम फील्ड लिखते हैं क्या, B ड्यू टू ये वाले प्लस m के कारण, और एक बार लिखेंगे माइनस m के कारण, आखिरी में दोनों क्या कर देंगे, ऐड। तो ये प्लस m के कारण लिख रहे हैं तो क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू यहां पे कितना है, 1 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना डिस्टेंस कम हो रहा है, l। यहां कितना डिस्टेंस हो गया, r माइनस l। देखो यहां ये टोटल r था, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस था l, हमको पोल से लेना है तो कितना होगा, r में कितना कम, l कम, ये कितना आ गया, r माइनस l, r माइनस l का स्क्वायर। यह आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस m, और माइनस m वाले के लिए कितना हो जाएगा, देखो r में कितना ऐड हो रहा है यहां पे, l, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस m का वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 1 अपॉन r माइनस l का स्क्वायर। बस यहां पे साइन में डिफरेंस रहेगा कि वहां पे प्लस m था, यहां क्या है, माइनस m, r प्लस l। देखो यहां पे लेंथ जो है ऐड हुई है, r प्लस l, और यहां पे लेंथ क्या हुई है, सब्सट्रैक्ट। ठीक, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड B हम किसको ऐड कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव यानी नॉर्थ पोल के कारण, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव वाला मतलब कि साउथ पोल के कारण, दोनों को ऐड कर देते हैं, म्यू नॉट
बाय 4 पाई कॉमन हो गया दोनों में, ये m भी कॉमन हो गया दोनों में, बस बचा क्या 1 अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर, माइनस माइनस साइन कॉमन नहीं हुआ, 1 अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, ये माइनस साइन कहां से है समझ में आया ना। साउथ पोल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, और नॉर्थ पोल के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ। ठीक, अब इस वैल्यू को जैसे ही सॉल्व करेंगे ये क्या रिजल्ट देगा हमको, म्यू नॉट बाय 4 पाई ऊपर m, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस r माइनस एल का, बीच में माइनस साइन, r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला लगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और होल स्क्वायर दोनों में था तो होल स्क्वायर बना रहा। अब ये जैसे ही आप ये दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे आपके पास वैल्यू सामने होगी, म्यू नॉट m बाय 4 पाई r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर एल, यहां माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर एल, स्पेस कर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर एल। ठीक, अपॉन आप क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही इजी है, एक लाइन में हो जाएगा। देखो यहां आर स्क्वायर है, यहां भी आर स्क्वायर है, बीच में साइन क्या है माइनस, तो ये माइनस हो जाएंगे। यहां एल स्क्वायर है, यहां भी एल स्क्वायर है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे माइनस, साइन क्या था बीच में माइनस। अब देखो यहां प्लस 2 आर एल है और यहां माइनस साइन के बाद यहां पे भी एक माइनस है, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा प्लस 2 आर एल प्लस 2 आर एल। दोनों को जोड़ते हैं और साफ सुथरा लिखते हैं आगे स्टेप में। ये स्टेप को मैं मूव करके लेके जा रहा हूं आगे, यहां लिख रहा हूं। ठीक, यहां फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास। देखो बचा क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर क्या क्या बचा 2 आर एल माइनस माइनस 2 आर एल, दोनों ऐड हो गया, तो फाइनल जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको क्लीन करके लिख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तरीका एक बार और समझा दे रहा हूं, देखो यहां से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस r, तो नॉर्थ के लिए कितना कम किए l, तो ये r माइनस एल का स्क्वायर, और साउथ के लिए l क्या हुआ ऐड हुआ r प्लस एल का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इंटू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट पोल। ठीक, म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां नेगेटिव पोल और यूनिट पोल, r प्लस एल का स्क्वायर। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखे थे, म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक पोल इन 1 इंटू 1 यूनिट का मैग्नेटिक पोल और बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके ला रहे हैं आगे। ठीक, इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे, वैसे ही अपना काम खत्म हो जाएगा। एक सेकंड, ये आगे क्या वैल्यू दे देगा, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां m भी रहेगा, m ये क्या हो गया 2 प्लस 2 4 r l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अगर इसी को मैं किस फॉर्म में लिखना चाहूं मैग्नेटिक मूवमेंट के, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का हम डेफिनेशन क्या लिखे थे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू 2 टाइम्स एल। ठीक, इसको जैसे ही रिप्लेस कर दोगे ये मैग्नेटिक मूवमेंट में बदल जाएगा। देखो ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ये 4L को क्या लिख सकते हो, लिख के दिखा रहा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां से 2R को बाहर ले आ रहा, 2R इंटू M को अंदर भेज दिया इंटू 2L, ये क्या बन गया मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये जैसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट लिख दिए तो ये क्या बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2R मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। इसमें एक अजम्पशन करके फॉर्मूला छोटा भी किया जाएगा, एक सेकंड, म्यू नॉट बाय 4 पाई
2r। इसको एक बार में याद करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जिसका फाइनल फॉर्मूला आएगा वो याद करना है, इसको निकालना सीखना है। 2r इंटू m अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया। अब इसमें एक असम्पशन लगा के इस फॉर्मूले को शॉर्ट भी करेंगे, ठीक। पहले यहां तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि यहां तक हम कैसे पहुंचे, ठीक। इसके बाद एक स्टेप और बचा, उसको करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आई हुई है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2r इंटू एम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जनरली देखा जाता है कि जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, वो खुद मैग्नेट के लेंथ से बहुत ज्यादा होता है। मैग्नेट का लेंथ कितना है 2l, उससे बहुत ज्यादा लार्ज होगा, तो यहां r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। ये जैसे ही असम्पशन लगेगा, यहां पे हम क्या बोल देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जो वैल्यू है लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के। जैसे ही इस असम्पशन को उठा के अंदर डाल देंगे, वैसे ही हमारा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2r m अपॉन, देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह क्या डाल दिए, आर स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, तो क्या आ गया, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2r मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय r पावर 4। ये एक r कैंसल, ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल वैल्यू, ये हमको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब, ये वैल्यू ध्यान रखेंगे। कौन से पॉइंट के लिए है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब, ठीक। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू रहेगी मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस की। एक हम कैलकुलेशन अगला करने वाले हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, तो आगे बढ़ाते हैं। अगला हम लोग देखने वाले हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा पॉइंट रहेगा, जो सेंटर से पास होगा और एक हाइट पे रहेगा, ठीक। अब ये दोनों पॉइंट पे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे, तो देखो नॉर्थ के कारण हमको क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा, और साउथ के कारण हमको क्या मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा। तो देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस एम, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस एम, ठीक। अगर हमारे पास जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना हो जाए, थीटा, तो ये एंगल भी हमको कितना मिलेगा, थीटा। ये एंगल अगर थीटा मिला तो ये सेम एंगल भी क्या मिलेगा, थीटा, ठीक। अब देखो ये b प्लस एम और माइनस एम का दोनों का इधर हमको एक कंपोनेंट मिलेगा, b प्लस एम का cos थीटा और b माइनस एम का cos थीटा, ठीक। एक हमको मिलेगा किस डायरेक्शन में, ऊपर, b प्लस एम का साइन थीटा, और एक नीचे मिलेगा b माइनस एम का साइन थीटा। तो इन y एक्सिस में b प्लस एम और साइन थीटा, तो और b माइनस एम साइन थीटा, दोनों का वैल्यू सेम होने के कारण y एक्सिस में नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0। कौन सा एक्सिस में, y एक्सिस। अब x एक्सिस में हमको क्या मिल रहा है, इन x एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड नेट इज इक्वल टू b प्लस एम का cos थीटा और b माइनस एम का साइन थीटा। अब b प्लस एम और b एम माइनस एम की वैल्यू अगर हमको मिल जाए, तो हमारा ये इक्वेशन जो है ये क्या हो जाएगा, सॉल्व। अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये लेंथ हमारा मैग्नेट की कितनी है, l, इधर भी l, और सेंटर से ये जो ऊपर हाइट निकली हुई है इसको मान लेते हैं r, ठीक। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनता दिख रहा है दोनों जगह, ऐसा। यहां लेंथ कितनी है l, ये हाइट कितनी है r, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और यही हमारा लेंथ है किससे, प्लस m से कहां तक, पॉइंट p तक। और इस साइड अगर ले जाएंगे तो माइनस m से पॉइंट
पी तक कितना लेंथ है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बी प्लस एम की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम इंटू 1 अपॉन आर का वैल्यू कितना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये रूट हट जाएगा और b प्लस एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट m बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया प्लस एम के लिए, और माइनस एम के लिए भी हमारे पास सेम वैल्यू आएगी, b माइनस एम इक्वल टू म्यू नॉट m बाय 4 पाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी रूट हट गया, तो b माइनस एम इज इक्वल टू म्यू नॉट m बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हो गया, बस। ठीक, रूट हटा स्क्वायर के बदले, ये हो गया माइनस एम। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर ए, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर बी। ये दोनों का हम, एक मिनट ना यार, यहां गड़बड़ी हो गई, दोनों का कॉस थीटा ही होता, बी प्लस एम का कॉस थीटा और बी माइनस एम का कॉस थीटा, दोनों जगह सेम रहेगा। ठीक, अब इसके बाद हम दोनों की वैल्यूज को कहां उठा पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन। जैसे ही पुट कर देंगे वैसे ही हमको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। आगे करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है b प्लस एम माइनस एम की दोनों सेम वैल्यू है, म्यू नॉट m बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब इसको उठाकर जैसे ही इस इक्वेशन में डाल दोगे, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स b प्लस एम का कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू और निकाल लेते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये हमारा ट्राइंगल बना था, यहां लेंथ क्या थी l, ये क्या था r, और ये क्या था रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये बी नेट। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कितना आ गया, बेस का वैल्यू l और हाइपोटेनियस का वैल्यू हो गया कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, जैसे ही इस वैल्यू को ऊपर डाल दोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बी नेट इक्वल टू bm की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर देते हैं, cos थीटा की वैल्यू ये वाली जो निकाले इसको उठा के यहां पुट कर देते हैं। 2 टाइम्स bm की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू l अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बी नेट की वैल्यू जो हमारे पास फाइनल आई वो क्या आई, 2 टाइम्स, इसको एक साथ लिखते, देखो म्यू नॉट, ये m इंटू 2 को l के साथ लिख रहा हूं, 2l बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर यहां 1 है और रूट है तो पावर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 बाय 2। इस इक्वेशन को हटाते हैं, इसकी जगह सॉल्व करके दे रहा हूं। हाँ, यहां पे जो वैल्यू है इसको आगे बढ़ा लेते हैं, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, देखो m इंटू 2l, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट बीइंग m टाइम्स 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 और पावर 1 बाय 2। टोटल पावर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3 बाय 2। यह हमारा फाइनल आंसर है, बट इसमें एक अजम्पशन लगाते हैं कि जो r की वैल्यू है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे, l से। जैसे ही ये वैल्यू को आप लगा दोगे तो आप क्या सिचुएशन लगाओगे कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी किसके, आर स्क्वायर की। जैसे ही डाल दोगे तो बी नेट की ये वैल्यू हमको याद रखनी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन आर स्क्वायर पावर 3 बाय 2। तो क्या मिला, म्यू नॉट m बाय, ये 2 और 2 कैंसल, 4 पाई आर क्यूब, ये आपका फाइनल वो वैल्यू है जो हमको याद रखनी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब। इसको क्लीनली लिख लेते हैं, फिर रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे सारी वैल्यूज। देखो फील्ड की ये वहां हमारे पास फाइनल वैल्यू है b
ऑन इक्वेटर पॉइंट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक मूवमेंट बाय आर क्यूब। ठीक, और एक्सिस के लिए याद करोगे तो यहां आपको एक रिलेशन मिल जाएगा जो सेम हमको कहां मिला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बी एक्सिस पे क्या मिला, म्यू नॉट बाय 4 पाई आर क्यूब, यहां एम की जगह क्या था 2m। ठीक, तो देखो यहां पे एक रिलेशन मिल रहा है कि बस यहां m है यहां 2m है। ठीक, तो यहां पे जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है वो क्या है कि B एट एक्सिस इज डबल द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस इज डबल द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटर। ये हमारे पास रिलेशन रहेगा। ठीक, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। नोट क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट is twice that of equatorial point। इक्वेटोरियल पॉइंट के कंपैरिजन में एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, डबल। ठीक, और ये दोनों रिलेशन हमको याद रखने, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, यहां इक्वेटोरियल के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको लिख दो k, तो b एक्सिस पे वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की 2km बाय आर क्यूब। ठीक, और k कौन सा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक कांस्टेंट। वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। यहां याद करने के लिए वैल्यू डाल दो क्या, km बाय आर क्यूब। ठीक, यहां पे 2km बाय आर क्यूब। अब हो सकता है कि आप लोग को समझ में आने में और ईज पड़े। ठीक, ये हमारे पास दोनों पॉइंट पे क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। ये सिमिलरली वैसा ही था जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के डाइपोल में हुआ था। ठीक, एक लास्ट इसमें जस्ट रिलेशन है, वो याद रखने की जरूरत पड़ती कभी कभार, तो उसको बस देख लेंगे। वो केस जिस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है वो कितना एंगल बना रही है, पॉइंट थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, एक्सिस के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब, मैग्नेटिक मूवमेंट बाय आर क्यूब, रूट ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट P, एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक, दोनों को एक बार और रिवाइज करा रहा मैं। ऑन एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिली, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, या फिर इसी को आपने क्या लिखा 2, इसको k लिख दिए 2km बाय आर क्यूब। कौन से पॉइंट के लिए, एट एक्सियल पॉइंट। ठीक, 2km बाय आर क्यूब, और एट इक्वेटोरियल पॉइंट हमारा रिजल्ट क्या है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल्स देखे जाते हैं। बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब, या फिर इसको लिख सकते हैं आप क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या, km बाय आर क्यूब। ठीक, ये दोनों रिलेशन थे, और दोनों के बीच में एक और रिलेशन था क्या, इक्वेटोरियल पे हमेशा 2 टाइम्स कितना रहेगा, एक्सियल। ये ध्यान रखिएगा, और ये हमारे पास एट एनी जनरल पॉइंट P। इसको भी अगर म्यू नॉट बाय 4 पाई k लिख ले तो और इजी दिखने लग जाएगा, km बाय आर क्यूब रूट ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां पे अपना ये टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट वेरियस पॉइंट्स क्या होता है, कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। एक काम करते हैं, ये जो फील्ड वाला टॉपिक है इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक, क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं।
देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन। ये ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कभी कभार मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलेगा, ठीक। एट अ पॉइंट 1 आर्मस्ट्रॉन्ग अवे, तो जो डिस्टेंस है वो कितना दे दिया है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद फ्रॉम अ प्रोटॉन मेजर्ड अलोंग द एक्सिस, एक्सिस बोल दिया तो हमारे पास रेलेवेंट फॉर्मूला कौन सा हो गया, B इक्वल टू 2km/r³, ठीक। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है प्रोटॉन का km, ये मैग्नेटिक मोमेंट है दोनों जगह। मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है, 1.4 इंटू 10⁻26 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसको जैसे ही आप वैल्यूज डालना शुरू करोगे सीधे सीधे आंसर दे देगा। के की वैल्यू क्या लेते हो, μ0/4π, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, ठीक। सीधे सीधे डाल देते हैं, तो यहां पे 1 आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, ठीक। अभी सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स के की वैल्यू 10⁻7, उसके बाद m की वैल्यू हो गई 1.4 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय r का क्यूब, r की वैल्यू कितनी है 10⁻10 का क्यूब, तो ये 10⁻30 हो जाएगा। ये ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 1.4 इंटू 10 पावर, दोनों ऐड हो गए 10⁻33 डिवाइडेड बाय 10⁻30। 1.4 इंटू 2 ये कितना हो गया, 2.8 इंटू 10⁻33, और ये ऊपर आके क्या हो जाएगा +30। ये वैल्यू कितना दे देगा, 2.8 इंटू 10⁻3, ये हो गया टेस्ला। ये क्या आ गया आपके पास, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट बार मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट, पिछले बार प्रोटॉन था इसलिए ड्रॉ नहीं किया था, इस बार बार मैग्नेट है। हैज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इसका साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, 0.48 JT-1, ठीक। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का एक और यूनिट है, जूल पर टेस्ला, ठीक। उसके बाद ये क्या है, जूल पर टेस्ला, ये भी ध्यान रखना। गिव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। सेंटर से डिस्टेंस नापा जाता है, एक बार एक्सिस पे बताना है और एक बार कहां बताना है, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे डायरेक्शन देखे तो ये होगी, और एट इक्वेटर, और ऑन एक्सिस किधर डायरेक्शन होगी, ऑन एक्सिस इधर होगी, ठीक। तो दोनों के लिए फॉर्मूला है हमारे पास क्या, एक्सिस पे 2km/r³, और इक्वेटर पे km/r³, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखो b पहले निकाल रहा हूं इक्वेटर के लिए, नंबर 1 क्या फॉर्मूला है, km/r³, k की वैल्यू 10⁻7, k इक्वल टू कितना है 10⁻7। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमको दी हुई है कितना, 0.48, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई है 0.48 जूल टेस्ला, जूल अपॉन टेस्ला। इसके बाद तीसरा जो वैल्यू दिया हुआ है डिस्टेंस का, वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को और क्या लिख सकते हो, 10/100 मीटर, ये हो गया 1/10 मीटर। जैसे ही आप इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा लेते हैं। m का वैल्यू कितना है 0.48 अपॉन r का वैल्यू 1/10 का क्यूब, जैसे डाल दोगे आंसर दे देगा। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, 1000 ऊपर गया, a/b/c। मैथ का कौन सा फॉर्मेट है ये, a/b/c। c हमेशा कहां मूव करता है, a इंटू c/b। तो 10⁻7 इंटू
10 पावर 3 इंटू 0.48। तो b का वैल्यू यहां से कितना आ गया, कौन से पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, 10 पावर -7 प्लस 3, तो 10 पावर -4 इंटू 0.48 टेस्ला। ये हमारा फाइनल आंसर है किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ठीक है, सेकंड जो हमारा वैल्यू रहेगा वो किसके लिए रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के लिए क्या है, 2km बाय r क्यूब। तो 2 इंटू 10 पावर -7 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 0.48 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 1/10 का क्यूब। फिर सेम बना, तो 2 इंटू ई, बस यहां जो भी वैल्यू आई कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। पहले ही देखे थे कि जो हमारे एक्सिस पे वैल्यू आएगी इक्वेटर की वैल्यू कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स। तो सीधे सीधे यहां वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। 10 पावर -7 इंटू 10 पावर, ये ऊपर चला गया 3 इंटू 0.48, सब मल्टीप्लाई होगा, फिर फाइनल वैल्यू कितना आएगा 0.96 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला। कौन सा पॉइंट पे, एक्सिस पॉइंट पे। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और जो हमारे पास रैंडम पॉइंट के लिए था उस पर भी कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन में एक नई चीज और सीखी कि मैग्नेटिक मूवमेंट की एक और यूनिट हो सकती थी जूल पर टेस्ला। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया है 5 मीटर। डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। ठीक, फ्रॉम इट मेकिंग अ एंगल, देखो जब मेकिंग अ एंगल आया विद द एक्सिस, कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द एक्सिस। जैसे ये 3 डेटा आया एम आर, और इस बार एंगल भी आ गया, एक्सियल पॉइंट या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात नहीं किया, तब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये वाले, B at point P from the axis equal to K magnetic moment by R cube root over 1 plus 3 cos square theta। K का वैल्यू 10 पावर -7, M का वैल्यू 3, R का वैल्यू 5 का क्यूब रूट ओवर 1 प्लस cos 45 का स्क्वायर। cos 45 का क्या करना है स्क्वायर। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये 10 पावर -7 एज इट इज इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। अब रूट के अंदर क्या हो रहा है देखते हैं, 1 प्लस cos 45 है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए जगह नहीं है तो क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10 पावर, ये 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 10 पावर -7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 125। रूट के अंदर क्या चल रहा है 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 3/2। एलसीएम होगा तो ये हो गया 3 इंटू 10 पावर -7 डिवाइडेड बाय 125। एलसीएम हुआ, ये क्या हो गया √5/2। ठीक, अब ये ज्यादा आगे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा तो इसको यहीं पे हम लोग लिख के छोड़ देंगे, B इक्वल टू इतना क्या टेस्ला। कर सकते हो और चाहो तो इसको 5 इंटू 5 लिख लो, फिर ये √5 को कटा दो। अगर करोगे तो एक स्टेप और हो सकता है, 3/√2 इंटू 10 पावर -7। ये 125 क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 5 और ये √5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये √5 और यहाँ 5 क्या बन जाएगा √5। तो ये फाइनल एक वैल्यू और लिख सकते हो 3/5 इंटू 2 कितना हो गया रूट के अंदर 10, 25 बच गया, 3/25√10 इंटू 10 पावर -7 टेस्ला। सेम आंसर है, बस ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया गया है। ठीक, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, ये हो गया अपना टॉपिक यहां पे क्लोज। ठीक, अब अगला देखते हैं, टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो आगे ये देखने वाले हैं
बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो नॉर्थ पोल पे साउथ की तरफ अट्रैक्शन और साउथ पोल पे नॉर्थ की तरफ अट्रैक्शन, दोनों से डिस्टेंस सेम है, तो यहां जो फोर्स लग रहा है यहां भी वही फोर्स लग रहा है। अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो नेट फोर्स ऑन अ मैग्नेट कितना रहेगा, 0। बट नेट एक टॉर्क जरूर बनेगा, जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में बना था, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क हम देखने मिलेगा, तो टॉर्क का जो पॉइंट रहेगा उसको फिक्स करेंगे साउथ पोल पे। ठीक, साउथ पोल पे फिक्स कर लेते हैं। ये हमारे पास, अब मैग्नेट को साफ सुथरा बनाते हैं। ऐसा हमारे पास मैग्नेट है। ठीक, इस मैग्नेट की लंबाई कितनी है, 2L। ठीक, 2L लंबाई का मैग्नेट है और इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, फोर्स की बात बाद में करेंगे, पहले देखते हैं। 2L लंबाई का मैग्नेट है। ठीक, ये हमारे पास एंगल कितना है, थीटा। फोर्स निकाल ही लेते हैं कि इस पे बस फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स कितना लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है और इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना है, एम। तो बी इंटू एम, ये इसका क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, ऑन फोर्स ऑन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। ये क्या आ गया, फोर्स निकाल लिए किस पे, बार मैग्नेट पे। ठीक, जैसे ही फोर्स निकाल लिए, इसके बाद टॉर्क के लिए आप क्या लिखते हो, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ लिखते थे टॉर्क के लिए। तो आर याद करो क्या होता था, जो परपेंडिकुलर लेंथ है, और ये हमारा फोर्स इधर है, तो फोर्स के जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी, फोर्स के जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी, मान लो इसका नाम रख लेते हैं एक्स। यही हमारा वैल्यू रहेगा किसका, आर का। तो क्या हो जाएगा, एक्स एफ। ठीक, ये क्यों यूज करते थे याद करो, ये क्या हो, फोर्स और जो हमारा वेक्टर है लेंथ का, वो हमेशा क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इस x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम किससे निकाल सकते हैं, देखो किसमें रिलेशन चाहिए, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन बनता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये एंगल पता है थीटा। परपेंडिकुलर की यहां वैल्यू कितनी है, x, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 2L। तो यहां जो आपका x आया यानी परपेंडिकुलर आया, इसका वैल्यू क्या आया, 2L साइन थीटा। ठीक, तो यहां डाल देते हैं x की वैल्यू उठा के एक्स एफ में। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आई, 2L साइन थीटा इंटू एफ। यहां से टॉर्क का वैल्यू, एफ का वैल्यू कहां से डालेंगे, एफ इक्वल टू एम क्रॉस बी से। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आया, 2L साइन थीटा इंटू एम बी। ये हमारे पास नेट टॉर्क की वैल्यू आती है। इसको जैसे ही रीअरेंज करेंगे ये आंसर बहुत छोटा दे देगा, देखते हैं ना। एक सेकंड, रीअरेंज करने के लिए ये सब चीजों को मैं ऊपर लिख के दे रहा हूं। इसको जैसे ही रीअरेंज करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, टॉर्क इक्वल टू बी को सामने रख लिए और क्या बचा, m इंटू 2L, m इंटू 2L, इसके बाद साइन थीटा। अब याद करो, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये m इंटू 2L मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L लेंथ ऑफ द मैग्नेट। उठा के कहां डाल दिए, यहां पे। तो टॉर्क की वैल्यू क्या है, ये हो गया m, ये हो गया b, mb और साइन थीटा। तो टॉर्क की फाइनल वैल्यू जब साइन थीटा आ गया तो क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का वैल्यू फाइनल क्या आता है, m क्रॉस b। ये याद रखना, ये हम लोग पिछले चैप्टर में भी किए थे, जब करंट के थ्रू निकाल के दिए थे क्या, टॉर्क। तब क्या निकाले थे, तब भी निकाले थे m क्रॉस b। लेकिन करंट के केस में यहां m की वैल्यू क्या आई थी, NIA, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन होगा। तो टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला साफ सुथरा लिख लेते हैं, तरीका एक बार और देख लेते हैं। देखो, जो हमारे पास नेट फोर्स है वो 0 है, लेकिन नॉर्थ पोल पे पर्टिकुलरली फोर्स कितना लग रहा है, m इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और b हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये हो गया हमारा फोर्स। इस पॉइंट को अगर हिंज मान ले, इस पॉइंट पे रुका हुआ मान ले, इस पॉइंट के अबाउट बता रहे हैं टॉर्क, तो ये पॉइंट रोक दिए, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या, टॉर्क क्या होता था, r क्रॉस f। r क्या रहेगा, ये लेंथ,
लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो हमको कौन सा एंगल चाहिए रहता है, परपेंडिकुलर वाला। तो आर परपेंडिकुलर कौन है हमारा, ये लेंथ एक्स। और एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए हमने किसका यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एक्स। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 2l। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 2l साइन थीटा। तो x की जगह डाल दिया तो यह आ गया लेंथ का वैल्यू कितना, 2l साइन थीटा। फोर्स का वैल्यू यहां कैलकुलेट किए थे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड mb। ठीक, डाल दिए। रीअरेंज किए तो देखो m इंटू टू एल क्या बन गया, मैग्नेटिक मूवमेंट। और बी बी ही रहा, एम बी साइन थीटा। और हम जानते हैं किसी भी दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे ए क्रॉस बी अगर आप करते हो, ए क्रॉस बी वेक्टर्स का, तो क्या मिलता है आपको रिजल्ट, ए बी साइन थीटा। तो इसका रिवर्स भी ट्रू रहेगा। अगर हमको एम बी साइन थीटा मिला है तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूला याद रखना, इसको साफ सुथरा लिख के देते हैं, ये तरीका है निकाल के देने का। देखो हमारे पास दो रिजल्ट आ चुके हैं। नेट फोर्स क्या होगा, 0। और नेट जो हमारे पास टॉर्क होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या वैल्यू निकाल कर रखे हैं, m इंटू 2l। 2l क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेट। m क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और m क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। नेट फोर्स कितना है, 0। ठीक, ये हो गया बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स और टॉर्क। ये दो वैल्यूज याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट चीज जो हमारे पास बचा है वो है वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट। लास्ट वो केस खत्म करेंगे, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल करके ये टॉपिक क्लोज करके आगे बढ़ेंगे। देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट। ये जो जो भी वर्क डन होगा वो किसमें स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, देखो जैसे ये आपके पास बार मैग्नेट है, ठीक, इसको हमने रख दिया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म वाली। ये हमारे पास इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ठीक, तो अब ये नॉर्थ पोल के कारण इसका जो रोटेशन होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बट अगर हम इसके नेचुरल रोटेशन से इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके आए तो हमको एक टॉर्क लगाना पड़ेगा बराबर। और मान लो कितना एंगल रोटेट करा चुके हैं, पहले थीटा एंगल रोटेट करा चुके हैं और इसके बाद डी थीटा और रोटेट कराना है। ठीक, तो हम ये क्या मानेंगे कि जो वर्क डन हो रहा है वो किस चीज हो रहा है, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट। तो कितना होगा, टॉर्क कितना लगा रहे हैं और कितना एंगल रोटेट करा रहे हैं, टाउ डी थीटा। ये थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल पे ऑलरेडी था और हम इसको और कितना घुमा रहे हैं, डी थीटा। तो टाउ डी थीटा। टॉर्क का वैल्यू अभी भी लिखे क्या, एम बी साइन थीटा। ठीक, कहां से कहां घुमा रहे हो, थीटा 1 से थीटा 2 तक, 0 से डब्ल्यू वर्क कर रहे हो। ठीक, तो यहां पे एम बी साइन थीटा डी थीटा। टॉर्क का वैल्यू अभी भी कैलकुलेट करके दिए, एम क्रॉस बी या फिर एम बी साइन थीटा। ठीक, तो अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता था, एम बी कॉस थीटा। कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो ये हो गया एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक, ये हो गया आपका क्या, वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट बाय एंगल थीटा। ठीक, ये आ गया आपका वैल्यू। ठीक, इसको ये रख लेते हैं, वर्क डन
इन रोटेटिंग अ मैग्नेट बाय एंगल थीटा, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पहले जितने एंगल पे था वो थीटा 1, बाद में जितने एंगल पे पहुंच गया वो क्या हो गया, थीटा 2। थीटा 1 बीइंग द इनिशियल एंगल एंड थीटा 2 बीइंग द फाइनल एंगल। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। वर्क डन क्या आया, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब इसमें एक रिलेशन और बनेगा, किसका, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां थ्योरम लगाएंगे, लगाते हैं। एक सेकंड इसको रब कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। जो आपके पास वर्क की वैल्यू आई वो क्या आई, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक, अब आपके पास एक थ्योरम होती थी क्लास 11th में, वो क्या बोलती थी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो किसके साथ वेरी करेगा, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहां पे नेगेटिव क्या लगा, वर्क डन, यहां वैल्यू क्या आई, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड ऑन रोटेटिंग द डाइपोल। कौन सा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, बाय फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू, फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक, ये हो गया हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड। अब इस पे कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं, दोनों फॉर्मूलाज को लिख के इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की शुरुआत करेंगे जब जो हमारा मैग्नेट था वो पूरा पूरा कैसा था, वर्टिकल था। तो जो थीटा 1 है, थीटा 1 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 90 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जब थीटा 1 की वैल्यू 90 है, मतलब मैग्नेट सीधा था, घूमना शुरू नहीं हुआ था। देखो ये फील्ड थी, घुमाने की डायरेक्शन क्या थी, ये जब थीटा 1 का एंगल 90 डिग्री था तब केल देख रहे हैं, माइनस एम बी कॉस थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू भी फिक्स नहीं की है कि कितने एंगल तक घूमेगा, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2। ये कब है, व्हेन इनिशियल एंगल ऑफ द मैग्नेट इज 90 डिग्री। इनिशियल एंगल ऑफ द मैग्नेट जब 90 डिग्री हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, फाइनल एंगल पे, माइनस एम बी कॉस थीटा 2। अब इसमें भी हमारे पास दो केस बनेंगे, व्हेन थीटा 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब मैग्नेट घूमा ही नहीं, मैग्नेट डिडंट मूव, या तो घूम के उसी पोजीशन पे वापस आ गया, मैग्नेट स्टेज एट सेम पोजीशन। तो वैल्यू क्या रही पोटेंशियल एनर्जी की, माइनस एम बी कॉस 90, या फिर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इस केस में हमको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, 0, अगर मैग्नेट मूव ही नहीं किया। लेकिन थीटा 2 की वैल्यू अगर मिल गई 0 डिग्री, तो मैग्नेट रोटेटेड बाय 90 डिग्री, मैग्नेट रोटेटेड, देखो शुरू में कितना था 90, बाद में घूम के कितना हो गया 0, मतलब मैग्नेट ऐसा हो गया, रोटेटेड बाय 90 डिग्री। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी मिली, माइनस एम बी। ये दो इक्वेशन और ध्यान रखिएगा। वैसे मेन फॉर्मूला ध्यान रखें तो पूरा क्वेश्चन कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 नेगेटिव साइन के साथ कब, जब पोटेंशियल एनर्जी, और पॉजिटिव साइन के साथ कब, जब वर्क डन है। ठीक, जब 90 डिग्री का रोटेशन है यानी फाइनल एंगल 0 डिग्री है तो माइनस एम बी,
और जब रोटेशन हुआ ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक, ये हमारे सारे के सारे केसेस थ्योरी बार खत्म होता है किसके लिए? बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टोटल क्या क्या चीजें सीखी? पहली चीज सीखी टॉर्क M क्रॉस B। दूसरी चीज सीखी फोर्स नेट, ये कितना? जीरो। तीसरी चीज सीखी वर्क डन, कितना? MB cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। चौथी चीज सीखी पोटेंशियल एनर्जी, बस इसी के सामने माइनस साइन, MB cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। ठीक, ये यहां पे अपना काम होता है खत्म। ठीक, थैंक यू। इसके बाद आगे क्वेश्चन रहेंगे, देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है 50 आई कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। कैसे रखा हुआ है? एक्स एक्सिस में रखा हुआ है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये मैग्नेट रखा हुआ है कौन से एक्सिस में? एक्स एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आई और जे दोनों में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस में कितना है? 0.5 आई कैप प्लस 3 जे कैप टेस्ला। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। रेलेवेंट फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? 50 आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब देखो आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? आई क्रॉस आई जीरो होता है, याद रखना। और बाकी का आई जे के का निकालने का तरीका है, आई क्रॉस जे करते हो तो आपको क्या मिलता है? के। तो आई का जब जे के साथ करोगे तो क्या मिलेगा? 50 आई कैप क्रॉस 3 जे कैप। आई कैप वाला जीरो हो जाएगा, ये वाले का रिजल्ट जीरो आएगा। 53 जा 150 और आई क्रॉस जे क्या मिलेगा हमको? के कैप, और ये टॉर्क है तो क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। 150 के कैप न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारा आंसर है किसके लिए? टॉर्क वाले क्वेश्चन के लिए। अगला देखते हैं, ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन। अ बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो देखो एंगल दे दिया कितना? 30 डिग्री। बार मैग्नेट है, ठीक। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना दिया है? मैग्नेटिक फील्ड का B का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। और मैग्नेट और फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। ठीक, एक्सपीरियंसेस अ मूवमेंट ऑफ कपल, ये 2.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन इंटू मीटर। यहां आपको देख के समझ जाना है कि ये क्या दिया हुआ है? टॉर्क, या फिर यहां लिखा रहेगा मोमेंट ऑफ कपल। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी दी है? 2.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, इफ द मैग्नेट इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, जो मैग्नेट की लेंथ है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, देन व्हाट विल बी द पोल स्ट्रेंथ। ठीक, पोल की स्ट्रेंथ पूछी है, तो यहां से आप क्या इक्वेशन लगा सकते हो? देखो टॉर्क इक्वल टू क्या लिखते हो? एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा। और मैग्नेटिक मूवमेंट अपने आप में क्या होता है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ द इफेक्टिव मैग्नेट। ठीक, ये जैसे ही आप लगाओगे आपके पास रिजल्ट रेडी होगा। टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक, टॉर्क दिया है कितना? 2.5 इंटू 10⁻⁻6। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दिया है? नहीं पता। ठीक, लेकिन हमको क्या पता है? m ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगी, और 2 टाइम्स लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ द मैग्नेट कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब मीटर में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? 5/100 मीटर, 5/100। ठीक, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻²। उसके बाद साइन कितना एंगल है? 30 डिग्री, 30। ठीक, इस इक्वेशन में देखो ये
मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या यूज कर लिया, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू 2 टाइम्स एल। 2 टाइम्स एल इज व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू एम इंटू 2l। एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और 2l क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेट। हमको पोल स्ट्रेंथ पूछी गई थी, फाइंड द पोल स्ट्रेंथ। ठीक, तो बस अब इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास सारे आंसर्स रेडी होंगे। देखो ये हो गया 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इक्वल्स m, 5 इंटू 5 25, m इंटू 25 अपॉन में 100 है तो ऊपर पावर ऐड हो जाएगी, इंटू 10 पावर माइनस टू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक, जैसे ही आप इस इक्वेशन को एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे आपके पास सारे सॉल्यूशंस रेडी होंगे। एक मिनट, मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस के लिए इस इक्वेशन को मैं यहां लेके आ रहा हूं। ठीक, ये जो इक्वेशन है मैंने यहां लिख दी, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 m इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 25 इंटू 10 पावर माइनस 2। ये एक स्टेप और सॉल्व करके हमारे पास यहां लिखा हुआ है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इक्वल टू m इंटू 25/100 इंटू 10 पावर माइनस 2/2। ठीक, अब इसको इरेज कर दे रहा है, ये सेम चीज ऊपर लिखी हुई है। ठीक, अब ये हमारा m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी सारे टर्म से साइड कर लेते हैं। तो 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, ये 2 गया और ये 100 गया, अपॉन में क्या आया 25 इंटू 10 पावर माइनस 2। ठीक, ये हुआ जैसे ही, अब इसमें जो भी पावर से एक साथ कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 25, इसको अलग से सॉल्व करूंगा, इंटू 2, इसको अलग से ले लिए, ये टर्म ले लिए, ये टर्म ले लिए, ये सारी पावर्स को एक साथ कर रहा है, इंटू 10 पावर माइनस 6 और ये ऊपर जाके पावर प्लस 2 हो जाएगी, इंटू 100 इंटू 10 पावर 2। ये किसकी वैल्यू है एट द एंड, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की। 25 बाय ये हो गया 10 बार में, 2 1 जा 2, 5 जा, तो क्या बचा m इक्वल टू 1/5। यहां सारी पावर्स ऐड कर लेते हैं, 10 पावर माइनस 6, ये 2 0 और यहां 2 0, इंटू 10 पावर 4, 2 प्लस 2, तो m का वैल्यू कितना आ गया 1/5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक, ये हो गया, और इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर। ये आपके पास आ गया आंसर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का, पोल स्ट्रेंथ। ठीक, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमने क्या क्या चीजें यूज की, टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b या फिर mb साइन थीटा, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। लेंथ ऑफ द मैग्नेट किससे रिप्रेजेंट करते हो, 2 टाइम्स l। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है कितना, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। पहले बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था और ये अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट टर्न हो सकता है। ठीक, द मैग्नेट इज रिलीज्ड फ्रॉम ईस्ट वेस्ट पोजिशन। कैसे पोजिशन से छोड़ा गया, ईस्ट वेस्ट। यहां पे मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट एज इट टेक्स नॉर्थ साउथ पोजिशन। ईस्ट वेस्ट से घूम के मैग्नेट कौन से पोजिशन में चला जाएगा बाद में, नॉर्थ साउथ पोजिशन। ठीक, द अर्थ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B इक्वल टू, बी दिया हुआ है आपको 25 माइक्रो टेस्ला। ठीक, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन किधर दे रखी है, ये साउथ है हमारा ज्योग्राफिक और ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है, तो साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है।
तो ये बट ऑब्वियस है कि ये मैग्नेट किधर रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ पे इधर फोर्स लगेगा, साउथ पे इधर फोर्स लगेगा, ठीक। अब जो इनिशियल एंगल है फील्ड के साथ, देखो फील्ड किस डायरेक्शन में, इनिशियल और फाइनल दो फोटोज बना रहा है। इनिशियली फील्ड ऊपर है और मैग्नेट कैसा रखा हुआ है ऐसे, मतलब जो इनिशियल एंगल है θ1 वो कितना है 90 डिग्री, ठीक। और जो फाइनल एंगल है वो क्या हो जाएगा, देखो रोटेट होकर मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, और जो आपका मैग्नेट हुआ, मैग्नेट भी अब कौन से डायरेक्शन में है, सेम, ठीक। अगर शुरू में एंगल 90 डिग्री था तो बाद में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक। तो अब पोटेंशियल एनर्जी में जो हमारे पास चेंज आता है वो हम क्या लिखते हैं, चेंज इन, अगर पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहला काम रहेगा जो हम पता लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, -mb cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक। m का वैल्यू कितना है 2 माइनस साइन के साथ, b का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10 पावर -6 cos θ2 माइनस cos θ1। तो देखो आपके पास जो इनिशियल एंगल है, θ1 वो कितना है 90 डिग्री, और जो फाइनल एंगल है θ2 वो कितना है 0 डिग्री। तो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, -2 इंटू 25 कितना हो गया, -50 इंटू 10 पावर -6। तो 10 पावर -6 क्यों लगाया, माइक्रो टेस्ला का मतलब 25 इंटू 10 पावर -6 टेस्ला, ठीक। उसके बाद cos θ2 का वैल्यू 0 माइनस cos 90 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, -50 इंटू 10 पावर -6 जूल, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, -50 इंटू 10 पावर -6 जूल। अब इसमें अगला जो थ्योरम हम लगाएंगे वो लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमको क्या बोलता था कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको इधर लाओगे तो प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन टोटल एनर्जी कितना होगा 0। अब इसके हिसाब से अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई हो रहा है तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा उतना ही हमारा काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, गेन। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप देख पा रहे हो कैसा हुआ है, नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, तो चेंज इन क्या थ्योरम लगा दिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू -50 इंटू 10 पावर -6 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 50 इंटू 10 पावर -6 जूल, ठीक। ये आपके पास रहा आंसर। आपको यही पूछा गया था, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट। तो 50 इंटू 10 पावर -6 जूल, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप चाहो तो 50 माइक्रो जूल, 10 पावर -6 मतलब माइक्रो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का और क्या लिखा जा सकता था, 50 माइक्रो आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एन एंगल 90 डिग्री, कितने एंगल टर्न कर रहे हैं 90 डिग्री। अब देखो इनिशियली जो हम लेंगे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा मैग्नेट है, तो मैग्नेट इनिशियली कितने एंगल पे था 90 डिग्री। तो इनिशियल एंगल दोनों केस में, इनिशियल एंगल θ1 कितना रहेगा 90 डिग्री, ठीक। और पहले केस में हमने उसको कितना एंगल टर्न किया 90 डिग्री, तो फाइनल एंगल अगर इसको हमने 90 डिग्री टर्न कर दिया तो ये कितने एंगल पे आ जाएगा 0 डिग्री। फाइनल एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक। सेकंड केस में हमारा θ1 था फिर से 90 डिग्री, और इस बार हमने कितनी टर्निंग की, फाइनल एंगल
60 डिग्री। ठीक, अब हमारे पास ये हो गया इस केस में थीटा 2 और इस केस में थीटा 2 डैश। दोनों केस में वर्क को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो क्या हुआ, द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाय एन एंगल 90 डिग्री इज n टाइम्स कंपेयर्ड टू वर्क डन बाय टर्निंग इट एन एंगल 60 डिग्री। तो वर्क डन मान लो इस केस का नाम रख लेते हैं a और इस केस का नाम रख लेते हैं वर्क डन एट b। तो क्या बोला गया है कि वर्क डन इन केस नंबर a इज n टाइम्स वर्क डन इन केस नंबर 60 डिग्री वाला, तो n टाइम्स वर्क डन इन केस नंबर b। ठीक, दोनों में ये सोल्यूशन निकाल लगा देंगे वैल्यूज की, तो n की वैल्यू आ जाएगी। वर्क डन इन a क्या आएगा, mb cos फाइनल एंगल 0 डिग्री माइनस cos इनिशियल एंगल 90 डिग्री इक्वल टू n टाइम्स वर्क डन इन b क्या होगा, वर्क डन इन b होगा mb इनिशियल एंगल cos 60 माइनस सॉरी फाइनल एंगल cos 60 इनिशियल एंगल cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या 0 और cos 60 की वैल्यू 1/2। इसको जैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे यहां n की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये mb और mb कैंसिल हो गया, दोनों साइड था, तो बचा क्या, बस अब जो बची वैल्यू है वही हमारा सोल्यूशन रहेगा। cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, तो इस साइड क्या बचा 1 माइनस 0। इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू, यहां क्या बचा m भी कैंसिल हो गया, क्या बचा n। cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक, तो ये 1 इक्वल टू n अपॉन 2, यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, तो यहां से हमको जो रिजल्ट मिला वो क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी मैग्नेट को 90 डिग्री रोटेट करते हैं और एक केस में 60 डिग्री रोटेट करते हैं, तो 90 डिग्री रोटेट करने में 2 टाइम्स वर्क होता है किसके कंपैरिजन में, 60 डिग्री रोटेशन के। ठीक, तो ये इसका सोल्यूशन है। वर्क डन इन ए केस फ्रॉम 90 डिग्री इनिशियली टू फाइनल 0 डिग्री। तो ये क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, cos 0 ये फाइनल एंगल, cos 90 इनिशियल एंगल, एम बी इसके सामने, ये वर्क का फॉर्मूला एम बी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। n टाइम्स वर्क डन इन केस नंबर बी, n टाइम्स ये हो गया हमारा केस नंबर बी। एम बी फाइनल एंगल 60 डिग्री रोटेशन, इनिशियल एंगल 90 डिग्री। 90 की वैल्यू 0, यहां cos 0 का वैल्यू 1 आया, cos 60 का वैल्यू 1/2, फाइनल n की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक, ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन था। अब एक लास्ट नया टॉपिक बचा है, फिर ये वाला टॉपिक क्लोज हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल का। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अपन नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। एक मैग्नेट को अगर हम टाई कर दे कि ये इस पोजीशन के बाहर ना आ पाए, और उसके बाद इसको देखो, इस पे नेचुरली फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क एक नेट इसके पास किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में। इसको क्या बोल सकते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक, अब देखो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। अगर इस मैग्नेट को मैं इधर डिस्टरबेंस दूं, क्या दूं, डिस्टरबेंस, तो यहां ये क्या परफॉर्म करना शुरू कर देगा, एक एसएचएम। ये लगातार इधर डिस्टर्ब होगा, उसके बाद रिस्टोर होगा, फिर हिंज के कारण वापस इधर मूव करेगा और इधर मूव होगा, तो एक पेंडुलम के जैसे बिहेव करेगा। तो जैसा कि आपको पिछले साल के एसएचएम की थ्योरी से याद होगा कि अगर हमको टाइम पीरियड निकालना हो किसी पेंडुलम का, तो हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, 2 पाई रूट ओवर थीटा अपॉन अल्फा। थीटा क्या है, डिस्टरबेंस एंगल, डिस्टरबेंस एंगल, और अल्फा क्या रहेगा, रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई रूट ओवर डिस्टरबेंस एंगल अपॉन रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, अब ये जो हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क है, इससे हम क्या निकाल के देंगे, रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो टॉर्क का वैल्यू क्या लिखते हो आप, एम बी साइन थीटा, और क्योंकि ये रिस्टोरिंग है तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव। ये क्या हो गया अब, रिस्टोरिंग टॉर्क।
अब जब भी हम डिस्टरबेंस एंगल लेंगे तो जो थीटा का वैल्यू होगा क्या होगा, टेंड्स टू जीरो, मतलब थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और जब एंगल की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए तो साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्या हो जाती है, साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, लिमिट कब, जब थीटा टेंड्स टू जीरो। ठीक, तो हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू आ गई क्या, एम बी थीटा। ये अब आ गया टॉर्क, क्या आ गया, रिस्टोरिंग टॉर्क। इसके बाद हमको इसको इक्वेट करना पड़ेगा किससे, टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा। ये किसका इक्वेशन था, न्यूटन्स लॉ। जैसे F इक्वल टू एम ए होता था वैसे टाउ इक्वल टू आई एल्फा होता है। एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ही इस टॉर्क को हम इक्वेट कर देंगे, जैसे इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका नाम रख लेते हैं बी, तो हमारे पास ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी। करते हैं, क्लीन कर लेते हैं पहले बोर्ड को, 1 मिनट। ठीक, तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक जगह वैल्यू क्या है, माइनस एम बी थीटा, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क है, और इस टॉर्क की वैल्यू क्या है, आई एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एम बी थीटा अपॉन आई। और ये टॉर्क कैसा है, माइनस साइन के साथ है, मतलब ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर ये हमारे पास रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन मिल चुका है अल्फा, और थीटा हमने अज्यूम किया, तो हम क्या कैलकुलेट करके दे सकते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम जल्दी से कैलकुलेट करके देंगे और ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, क्लोज। फिर से एक बार समझा रहा, देखो टॉर्क रिस्टोरिंग का वैल्यू क्या होता है, माइनस एम बी साइन थीटा या फिर एम क्रॉस बी। जब हमारे डिस्टर्बेंस का वैल्यू बहुत छोटा है, थीटा टेंड्स टू जीरो, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है थीटा, तो टॉर्क का वैल्यू आ गया माइनस एम बी थीटा। फिर जैसे कि F इक्वल टू एम ए फोर्स के लिए इक्वेशन होता है, टॉर्क के लिए इक्वेशन होता है टाउ इक्वल टू आई इंटू एल्फा। आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क की ये वाली वैल्यू को हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर ए, और सेकंड वाली वैल्यू को हम डाल दिया इक्वेशन नंबर बी। अब क्योंकि दोनों ही टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बी। यहां से हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की, रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन की। क्योंकि हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करके देना था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, 2 पाई रूट ओवर डिस्टर्बेंस एंगल अपॉन रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन। अब देखो डिस्टर्बेंस एंगल हमारा अज्यूम किया हुआ था, और रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, तो टाइम पीरियड निकाल के अब देते हैं। ये सारी चीजें अब मैं हटा रहा हूं, तो हमको फाइनल जो टाइम पीरियड की वैल्यू मिली वो क्या मिली, 2 पाई रूट ओवर थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, एम बी थीटा अपॉन आई। माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये क्या है, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन। ये थीटा और थीटा कैंसल हो गया, आई ऊपर चला गया, तो टाइम पीरियड की जो फाइनल वैल्यू आई किसके लिए, फॉर अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, वो कितनी आई, 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। ये उतना ज्यादा यूज होने वाली चीज तो है नहीं, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, तो 2 पाई रूट ओवर टी अपॉन एम बी। बट ये इक्वेशन जनरली कभी कभार यूज होगी। ठीक, ये आ गया टाइम पीरियड का वैल्यू, टाइम पीरियड। अब अगर आपको इससे फ्रीक्वेंसी निकालने बोले तो ये क्या पास इक्वेशन है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए, 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर एम बी बाय आई। ये हमारे पास हो गया क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक, और मान लो आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों में से कोई एक चीज दे दे, आई दे दे, और आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले, तो ये भी एक प्रॉपर्टी बनती है, तो इसके भी लिए एक नोटेशन निकाल लेते हैं। तरीका याद रखना, 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी किसके लिए है,
टाइम पीरियड के लिए। किसके लिए? फॉर अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, टाइम पीरियड फॉर अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास एक फाइनल कैलकुलेशन और रहेगा। किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यूज इसी फॉर्मूले करेंगे, T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। 2 पाई नीचे गया तो T अपॉन 2 पाई इक्वल टू रूट ओवर आई अपॉन एम बी। इधर स्क्वायर हो जाएगा तो टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू आई अपॉन एम बी। बी की वैल्यू इधर आई अपॉन एम टी स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई क्या? सॉरी, 4 पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, 4 पाई स्क्वायर। तो ये 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर, ये क्या हो गई हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, और इक्वेशन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट वाला याद है तो बाकी दोनों हम बना सकते हैं, क्योंकि सेम जगह से बना है। टाइम पीरियड की वैल्यू फिर बोल रहा हूं क्या है? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। ठीक, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर थैंक यू करेंगे। ठीक, अ मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू ऑसिलेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ऑफ उसके बाद जो सुई है, जो नीडल है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है m इक्वल टू 7.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है? I इक्वल टू 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड इन 5 सेकेंड्स इन इज 10। ठीक, तो अब देखो यहां नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया है कितना? 10। नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया है 10, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ गया? नंबर ऑफ ऑसिलेशन 10 अपॉन टाइम कितना? 5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 2 हर्ट्ज। ठीक, ये पहला इक्वेशन यूज किया कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, तो 2 हर्ट्ज आ गया। उसके बाद अगला यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी पता है कितनी? पता है 2 इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इधर गया इक्वल टू 1 अपॉन 2 सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया। अब अगर आपको टाइम पीरियड पता है, ठीक, देखो क्या क्या पता है? टाइम पीरियड पता है, मैग्नेटिक मोमेंट पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और एक चीज जो अननोन है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से बस इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकाल के देंगे? मैग्नेटिक फील्ड। 3 फॉर्मूले हैं लेकिन यूज हर जगह इसको किया जा सकता है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। आई की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू निकालनी है, निकाल के देंगे। टाइम पीरियड की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई की वैल्यू कितना? 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 6। एम की वैल्यू कितना? 7.2। बी की वैल्यू हमको नहीं पता, बी की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। तो ये 2 पाई नीचे चला गया तो 1/4 पाई इक्वल टू रूट ओवर 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू बी। ये इधर स्क्वायर हो गया जाके 1/16 पाई स्क्वायर इक्वल टू 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू बी। तो बी की वैल्यू इधर भेज देते हैं, b इक्वल टू 6.5 इंटू 16 पाई स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7.2। ठीक, ये जैसे ही आपने वैल्यू डाल दी अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे डेटा वाला पूरा पूरा काम है। 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 96 के बाद 60
96 प्लस ये हो गया 58 104 पाई स्क्वायर इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 7.2। ठीक, तो ये आगे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आगे इसको डिवाइड करने पे वैल्यू कितनी आएगी 104 डिवाइडेड बाय 7.2 हो जाएगा 14। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, एक सेकंड। ये हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू आ गई कितनी 14.45 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दे रहा, पाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9.85 इंटू 10 पावर -6। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी 142 इंटू 10 पावर -6 और मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए यूनिट क्या रहेगी टेस्ला। ठीक, और 10 पावर -6 था तो इसको आप और क्या लिख सकते थे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को 142 माइक्रो टेस्ला। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, यहां पे आप वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक और बचा है मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, उसको देख के हम डन करेंगे। ठीक, उसके बाद अपना क्वेश्चंस वाला पार्ट और बचेगा, अलग से क्वेश्चंस और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।